हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके 27 फरवरी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सत्य क्या नहीं है। यहाँ पर कहा गया जो विकास प्रत्येक अवस्था में समान रूप से होता है, तो यहाँ पर ये सत्य नहीं है। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो विकास की दर है ये अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति में विकास की दर अलग अलग होती है। विकास की दर कैसी होती है? तो भिन्न होती है। विकास की दर प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है। विकास में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के हैं? तो परिवर्तन के प्रकार यदि पूछ लिया जाए तो 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसमें मानसिक परिवर्तन है, मानसिक परिवर्तन, दूसरा है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, तीसरा है शारीरिक परिवर्तन, तीसरा है शारीरिक परिवर्तन, और चौथा है संवेगात्मक परिवर्तन, और चौथा है संवेगात्मक परिवर्तन। ये 4 प्रकार के परिवर्तन विकास में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो नैतिक विकास आप सभी को पता है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा। तो नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। नैतिक विकास के 3 स्तर हैं और 3 स्तर में अवस्थाएं कितनी हैं? तो 6 अवस्थाएं हैं। स्तर 3, अवस्थाएं 6 हैं। तो यहाँ पर 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहला स्तर है पूर्व पारंपरिक, पहला स्तर है पूर्व पारंपरिक, दूसरा है पारंपरिक, दूसरा है पारंपरिक, तीसरा है पश्च पारंपरिक, तीसरा है पश्च पारंपरिक। ये 3 अवस्थाएं हैं और प्रत्येक में 2-2 अवस्थाएं हैं। ठीक, प्रत्येक में 2-2 अवस्थाएं हैं। डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? तो आप सभी को पता है जो जीन पियाजे हैं ये स्कीमा से संबंधित है, व्यवस्थापन आत्मसातकरण से संबंधित है, लेकिन अधिग्रहण से संबंधित नहीं है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। जीन पियाजे किससे संबंधित है? तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है और इन्होंने कितने अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो ये 4 अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया है। पहला है संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, और जो ये अवस्था होती है इसको 0 से 2 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। और ये क्या होती है? इसको ही अनुकूलन की अवस्था कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अनुकूलन की अवस्था कौन सी होती है, तो ये अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था कौन सी है? तो दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इस अवस्था को 2 से 7 वर्ष की अवस्था कहा जाता है। और यही अवस्था जो है ये आत्मसातकरण की अवस्था है। तो यहाँ पर 2 से 7 वर्ष लिख लीजिए। 2 से 7 वर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था है? तो आत्मसातकरण विकास की अवस्था है। इसके बाद में है थर्ड पॉइंट पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? तो 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था में बालक क्या करता है? तो समायोजन करता है। जो तीसरी अवस्था है 7 से जो 11 वर्ष की अवस्था है इसको समायोजन की अवस्था कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? समायोजन की अवस्था। ठीक है, समायोजन की अवस्था कहते हैं।
इसके बाद में जो फोर्थ अवस्था है ये हो जाएगी औपचारिक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक अवस्था, औपचारिक अवस्था, और ये अवस्था 11 से ऊपर मानी जाती है। और इसमें बालक क्या करता है तो संतुलन स्थापित करता है। औपचारिक अवस्था में बालक संतुलन स्थापित करता है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है बी सही है। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ओडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था जो है ये सिगमंड फ्रायड से संबंधित नहीं है। सिगमंड फ्रायड ने विकास की कितनी अवस्थाओं को विभाजित किया है? विकास की कितनी अवस्थाओं को विभाजित किया है? तो ये 5 अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाओं को विभाजित किया है, जिसमें आपने देखा है लेटेंसी है, एनल है, फैलिक है, ये अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट है बाल विकास में वातावरण की भूमिका डैश के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। आंसर यहाँ पर फिफ्थ का डी सही हो जाएगा, आदत निर्माण। नेक्स्ट है जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, डैश कहा जाता है। तो इसको कहते हैं एलील। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, एलील कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं। 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तो आप लोगों को पता होगा, तत्परता का नियम है, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, तीसरा है प्रभाव का नियम। तीसरा है प्रभाव का नियम। तो देखिए यहाँ पर जो थॉर्नडाइक है इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गॉड नियम दिए हैं। 5 गॉड नियम दिए हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो नियमों का हिस्सा नहीं है वो क्या है? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अभी आपने देखा तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, सहचर्य का नियम यहाँ पर नहीं होगा। सहचर्य का जो नियम है ये थॉर्नडाइक से संबंधित नहीं है। 5 गॉड नियम है, इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा, इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 5 गॉड नियम कौन कौन से हैं? बहु प्रतिक्रिया का नियम है, बहु प्रतिक्रिया का नियम है, बहु प्रतिक्रिया का नियम है, और दूसरा है अभिवृत्ति का नियम, दूसरा है अभिवृत्ति, और अभिवृत्ति को और क्या बोलते हैं? मनोवृत्ति। अभिवृत्ति का नियम या मनोवृत्ति का नियम, ठीक, ये दूसरा हो गया। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है आत्मीकरण का नियम, चौथा है आत्मीकरण का नियम। और यहाँ पर 5वां क्या हो जाएगा? संबंधित परिवर्तन का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। ये 5 नियम जरूर ध्यान रखिएगा। इस बार आपसे ये पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक के गॉड नियमों में से कौन सा नियम है या नहीं है, तो ये पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है अभिवृत्ति का या मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है आत्मीकरण का नियम, 5वां है संबंधित परिवर्तन का नियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, वोल्फगैंग कोहलर। किस पुस्तक में अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या की है? तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में की है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में की है। पुस्तक का नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। और ये पुस्तक, इसमें व्याख्या कब किया है? तो 1959 में, 1959 में। नेक्स्ट है ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई है?
तो ये है एलन के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग की यहाँ पर बात की है। और माइक्रो टीचिंग तो आप सभी ने की है, आप लोगों को पता है इसमें कितना समय लगता है और कितने घंटे की टीचिंग होती है, इसमें छात्र कितने होते हैं, माइक्रो टीचिंग कहाँ पर करवाई जाती है। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है? लघु क्रिया। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है? लघु क्रिया। इसके यदि टाइम की बात की जाए, इसका समय कितना रखा जाता था, तो 5 से 10 मिनट माइक्रो टीचिंग का समय होता था। और जब आप ब्लैक बोर्ड पर जाते थे पढ़ाने के लिए, माइक्रो टीचिंग के लिए जाते थे, तो आप लोग अपने राइट साइड में लिखते थे 6 मिनट। तो देखिए कहीं कहीं पर 6 मिनट लिखवाया जाता था और कहीं कहीं पर 8 मिनट। जो एग्जैक्ट टाइम बताया गया है वो 6 मिनट होगा, तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो जो अवधि होती थी, इसकी अवधि कम से कम रखी जाती थी, 6 मिनट से तो कम नहीं रखी जाती थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है? तो ये प्रस्तावित किया गया है त्रिआयामी सिद्धांत। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और ये कौन से मनोवैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। जो स्टर्नबर्ग है ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, कौन से मनोवैज्ञानिक है, कहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने कब प्रयोग किया है, कौन सा मत दिया है, इन सब से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? बुद्धि का जो निष्पत्ति परीक्षण है ये भाटिया परीक्षण है। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। और ये परीक्षण जो है, इस परीक्षण का निर्माण कब किया गया है? निर्माण किया गया है 1953 में। किसके द्वारा किया गया है? तो भाटिया के द्वारा किया गया है। पूरा नाम क्या है? तो प्रोफेसर सी एम भाटिया, ये पूरा नाम है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि पूरा नाम क्या है। तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? कक्षा की बात की गई है तो विषय वस्तु की अर्थपूर्णता, विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? अर्थपूर्ण होनी चाहिए। आंसर डी यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो बाह्य अभिप्रेरणा, देखिए अब बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है? जब आप कुछ ग्रहण कर रहे होते हैं बाहर से, वाह है मतलब कोई आपको कुछ दे रहा है या आप किसी से कुछ ले रहे हैं, तो जो पुरस्कार होता है ये आप ग्रहण करते हैं। तो किसी के द्वारा कोई वस्तु दी जा रही है, आप उसे स्वीकार करे, ग्रहण कर रहे हैं, तो ये क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है। उपलब्धि की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता, आप सोच रहे हैं कि हमको रीट का पेपर देना है और इसके लिए हमें सीडीपी कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, एसएसटी की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो ये आप अपने मन में सोच रहे होते हैं। तो जो आप अपने आंतरिक रूप से सोच रहे होते या कर रहे होते हैं, तो ये आपके आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी, या आप खुद को मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो दूसरों के द्वारा दिया जा रहा है, वो जो आप ग्रहण कर रहे हैं, वो आपका बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा। चिंता, आप कुछ ना कुछ सोच रहे होते, ये भी आपका आंतरिक अभिप्रेरणा है। आकांक्षा स्तर, ये भी आपका जो है आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा में इतना ध्यान रखिएगा, अर्जित करना, बाह्य अभिप्रेरणा में अर्जित करना। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? आंसर क्या होगा? आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण घटक पूछा है इसलिए आपका यहाँ पर आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया है? तो ये किसने नहीं किया है? तो पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मेकके ने। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। और इन्होंने, कैटल ने प्रतिपादित किया है, आइजेक ने, ऑलपोर्ट ने, इन तीनों ने व्यक्तित्व का सीलगुण सिद्धांत प्रतिपादित किया है। पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक के लिए वैध है? वैध यहाँ पर क्या है? तो MMPI,
PIA वैध है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है। नेक्स्ट है, व्यवसाय चयन में व्यक्तिक विभिन्नताओं के निम्न द्वारा समझाया जा सकता है। जो व्यक्तिक विभिन्नताएं हैं इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? अभिक्षमता में अंतर के द्वारा। कि देखिए, कोई है तो टीचर बनता है, कोई है तो इंजीनियर बनता है, किसी की रुचि किसी विषय में है, तो अपनी अभिक्षमता के अनुसार ही यहाँ पर व्यवसाय का चयन करना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? अधिगम समानता। देखिए, जो सीखने की प्रवृत्ति होती है ये सभी में एक समान नहीं होती है। कोई या तो पहले सीख लेता है या बाद में सीखता है, कोई जल्दी सीख लेता है तो कोई धीरे धीरे सीखता है, तो सीखने की गति सबकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर अधिगम समानता आंसर आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा, उपचारात्मक अध्यापन। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी प्रतिभाशाली बालकों की बात की जाती है तो उन्हें चीजों को समझने में बहुत ही कम समय लगता है। वहीं यदि सामान्य बालकों की बात की जाए तो उनको ज्यादा समय लगता है। तो उपचारात्मक अध्यापन की आवश्यकता सामान्य बालकों को होती है, और यहाँ पर आप जो आंसर है आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ समायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? तो यहाँ पर द्वंद्व हो जाएगा। आप कोई एक सही निर्णय नहीं ले पाते हैं तो आपके मन में उथल पुथल मची रहती है कि यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये द्वंद्व से संबंधित है। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर उपलब्धि हो जाएगा, सतत हो जाएगा, उपचारात्मक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नैदानिक नहीं होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, नैदानिक। नैदानिक की जगह पर यदि निदानात्मक लिखा होता तो हो जाता निदानात्मक आकलन। तो आकलन कितने प्रकार के हैं? तो निदानात्मक आकलन है, रचनात्मक आकलन है, योगात्मक आकलन है, सतत आकलन है, उपलब्धि आकलन है, उपचारात्मक आकलन है। तो ये इतने प्रकार होते हैं। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया है? तो आंसर यहाँ पर 2005 सही हो जाएगा, 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 से संबंधित है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य डैश है, क्या है? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, रूपांतरकारी। डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? अक्षमता का एक प्रकार क्या है? तो डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधी। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा, पढ़ने अधिगम संबंधी अक्षमता। ठीक है, अधिगम संबंधी अक्षमता। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। नेक्स्ट है, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, डाउन संलक्षण को कहा जाता है, डाउन संलक्षण को। नेक्स्ट है, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? तो अंतिम चरण यहाँ पर निष्पादन का सत्यापन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सत्य यहाँ पर मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, जो सत्य नहीं, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में मूल्यांकन सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सर्जनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? सर्जनात्मक बालकों की विशेषता क्या नहीं है? तो चिंतन में समानुभूति नहीं है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? शिक्षण का प्रकार क्या नहीं है? तो देखिए बोध स्तर है, स्मृति स्तर है, चिंतन स्तर है, लेकिन प्रदर्शन स्तर नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा है ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे और ऐसे ही क्वेश्चंस अब आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, तो इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। ये 30 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।